सुनील और रमाकांत वापस यूथ क्लब पहुंचे। रमाकांत के ऑफिस में उसकी मेज पर दिनकर का एक संदेश रखा था, जिस पर लिखा था, कार रेंटल एजेंसी से मुझे काशीनाथ आहूजा के ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा संदर्भ मिल गया था। वो लाइसेंस उसे विशालगढ़ में इशू किया गया था। ट्रैफिक पुलिस के स्थानीय महकमे में मेरी जानकारी है। मैं वहां इस कोशिश में जा रहा हूं कि वे लोग सरकारी या गैर सरकारी तौर पर विशालगढ़ से उस लाइसेंस वाले के बारे में कुछ जानकारी मालूम करके दे सकें। तब तक तरीके से और कुछ नहीं तो काशीनाथ के आहूजा के घर का पता तो मालूम हो जाएगा। कार रेंटल एजेंसी से ही मुझे मालूम हुआ है कि काशीनाथ आहूजा लगभग 6.25 फुट कद का 40 साल का हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी था। बोलचाल से वो पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति लगता था। फिलहाल और कुछ नहीं हो सका। रमाकांत ने वो संदेशा पढ़कर सुनील को थमा दिया। सुनील ने भी उसे पढ़ा और फिर उसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। गुड, सुनील बोला। फिर रमाकांत ने अपनी उंगलियों के निशान उठाने वाली किट निकाली और टेप रिकॉर्डर, उसके दोनों स्पूलों और माइक्रोफोन पर से और बलवंत राव के रेजर पर से, ब्रश पर से उंगलियों के निशान उठाए। उनके मिलान का काम फिलहाल स्थगित करके टेप रिकॉर्डर पर स्पूल फिर से चढ़ाए गए और टेप को सुनने का इंतजाम किया गया। वो एक 4 ट्रैक वाला स्पूल था जिसके हर ट्रैक पर 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। स्पूल की एक साइड के दोनों ट्रैक खाली निकले। फिर स्पूल को उल्टा करके दूसरे साइड का एक ट्रैक चलाया गया। स्पूल थोड़ा सा खाली चला। फिर एकाएक एक स्त्री स्वर सारे कमरे में गूंज गया, मैं खुद इस सिलसिले से तंग आ चुकी हूँ। टेप में से आवाज निकल ली, फिर बर्दाश्त की कोई हद होती है ये तो। उसके बाद जैसे एकाएक आवाज आनी शुरू हुई थी वैसे ही गायब हो गई। आगे टेप फिर खाली था। इसका क्या मतलब हुआ? सुनील तनिक हैरानी से बोला। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पूल पर जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया था, रमाकांत बोला, वो बाद में मिटा दिया गया था। इत्तेफाक से टेप के आरंभ में से थोड़ी सी आवाज मिटने से रह गई थी जो हमें अभी सुनाई दी गई है। ओह, सुनील निराश स्वर में बोला। रमाकांत ने हाथ बढ़ाकर टेप का स्विच ऑफ कर दिया। ये क्या कर रहे हो? सुनील हड़बड़ाया। इसे चलने दो, शायद आगे कुछ हो। ऐसी की तैसी, रमाकांत झल्लाकर बोला। हम 3 घंटे से बुत बने बैठे हैं इस रिकॉर्डर के सामने। शाम से रात हो गई, माई 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 भी माई वो भी, लेकिन चुप बैठो, रमाकांत ने उसे घुड़क कर बोला। सुनील बेचैनी से पहलू बदलता खामोश हो गया। रमाकांत ने कॉल बेल बजाई। एक वेटर भीतर दाखिल हुआ। देखो, क्लब में मोहन है क्या? रमाकांत ने आदेश दिया। वेटर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक युवक भीतर दाखिल हुआ। मोहन, रमाकांत बोला, इस टेप रिकॉर्डर को चालू कर लो और इसके सामने बैठ जाओ। एक ट्रैक चल चुके तो दूसरा चला लेना। रास्ते में कहीं भी कैसी भी आवाज आए तो टेप को फौरन बंद कर देना और हमें बुला लेना। हम बार में या कार्ड रूम में होंगे, समझ गए? जी हाँ, मोहन तत्पर स्वर में बोला। शाबाश। फिर सुनील रमाकांत से संबोधित हुआ। आओ चलें। सुनील उठकर उसके साथ हो लिया। दो दो हाथ रमी, रमाकांत बोला, और दो दो पैग पैग अमरीक सिंह काला बिल्ला हो जाए, सुनील बोला। टेप का नतीजा सुनकर जाना चाहते हो ना? हाँ। तो फिर अभी नगद 3 घंटे हैं तुम्हारे पास। हाँ। वो कार्ड रूम में पहुंचे। वहां कई टेबलों पर रमी हो रही थी। रमाकांत और सुनील सबको अभिवादन करते हुए, सबके अभिवादनों का जवाब देते हुए उस टेबल पर पहुंच गए जहां केवल 4 जने रमी खेल रहे थे। वे भी खेल में शामिल हो गए। रमाकांत के कहने पर एक वेटर उन्हें ड्रिंक सर्व कर गया। रात 10:30 बजे मोहन ने आकर बताया कि टेप एकदम खाली था। इसका मतलब था कि वाकई किसी स्त्री का बोला हुआ वो 1.5 फिक्रा इत्तेफाक से टेप पर से मिटने से रह गया था। 11 बजे के करीब दिनकर वहां पहुंचा। क्या खबर है?
रमाकांत ने पूछा। विशालगढ़ में, दिनकर बोला। काशीनाथ आहूजा का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भरा गया प्रार्थना पत्र निकाला गया और उसमें से उसके घर का पता जाना गया था। वहां से पूछताछ करके वहां की पुलिस ने ये जानकारी भिजवाई है। और दिनकर ने एक फोटोस्टेट कॉपी रमाकांत को थमा दी। रमाकांत ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर उसे सुनील को थमा दिया। सुनील ने देखा वो फोटोस्टेट कॉपी एक टेलेक्स मैसेज की थी जो स्थानीय पुलिस हेडक्वार्टर में उसी रोज कोई 1 घंटा पहले रिसीव किया गया था। उसमें लिखा था, काशीनाथ आहूजा, आवास 39 महात्मा गांधी रोड, विशालगढ़। 2 साल पहले एकाएक दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से राजनगर में मरा, जहां कि वो अपनी ट्रैवलिंग सेल्समैन की नौकरी के सिलसिले में गया था। अंतिम संस्कार के लिए लाश वापस विशालगढ़ मंगवाई गई थी, जहां की 2 साल पहले 12 दिसंबर को स्थानीय शमशान घाट में उसके नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार हुआ। विस्तृत रिपोर्ट डाक से भेजी जा रही है। बंध गया पुलंदा, सुनील हताश भाव से बोला। जिसे हम इसी महीने 29 तारीख को मरा समझ रहे हैं, उसे मरे तो 2 साल हो गए हैं। क्या एक ही नाम के 2 आदमी थे? रमाकांत बोला। एक ही नाम के 2 आदमी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस केस में ये कैसे हो सकता है? 2 काशीनाथ आहूजाओं को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दी गई अर्जी तो एक नहीं हो सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो जो आदमी 2 साल पहले मरा वो काशीनाथ आहूजा नहीं था, या जो इस महीने 19 तारीख को मरा है वो काशीनाथ आहूजा नहीं था। बहरहाल, एकाएक सुनील उठता हुआ बोला, खबर बहुत दिलचस्प है, अखबार में छपने के काबिल है, इसलिए मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं। लेकिन उस रोज की एक और सनसनीखेज खबर अभी उसे मिलनी बाकी थी। तभी जौहरी वहां पहुंच गया। दर्शनलाल के बारे में एक बड़ी सनसनीखेज बात मालूम हुई है, उसने आते ही घोषणा की। तुम भी बोलो भाई, सुनील बोला। तुम क्या सनसनीखेज खबर लाए हो? दर्शनलाल दर्शनलाल होलकर इंडस्ट्रीज का ही कर्मचारी है, जौहरी बड़े ड्रामेटिक अंदाज से बोला। क्या? जी हाँ, जिस प्राइवेट कंपनी में वो सेल्स मैनेजर है वो होलकरों की ही दर्जनों कंपनियों में से एक है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो अपने ही मालिकान में से एक के खिलाफ गवाही कैसे दे सकता है? और गवाही भी ऐसी जैसे आसमान से टपकी हो और सीधी पुलिस की झोली में जाकर गिरी हो। दर्शनलाल तो खुद चलकर पुलिस के पास पहुंचा था और प्रशांत के खिलाफ गवाही देने के लिए मरा जा रहा मालूम होता था। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है, रमाकांत धीरे से बोला। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? सुनील ने पूछा। यही कि प्रशांत को दर्शनलाल की गवाही में अपना भला दिखाई दे रहा था। कैसे? अगर गोली वाली बात सामने न आती और काशीनाथ की लाश का अंतिम संस्कार हो चुका होता, तो दर्शनलाल की गवाही काशीनाथ की मौत को एक हिट एंड रन का ओपन एंड शट केस साबित कर चुकी थी। ऊपर से तुम्हारे अखबार में दर्शनलाल के बारे में छपी रिपोर्ट शक की ये बुनियाद पैदा कर चुकी थी कि दर्शनलाल की गवाही में कहीं कोई गड़बड़ थी और प्रशांत के संदेह लाभ पाकर बरी हो जाने की पूरी तरह से संभावना बन गई थी। अब अगर खून प्रशांत ने किया था तो इस तरकीब से क्या वो बहुत सस्ता नहीं छूट रहा था? वो लड़का ऐसी पेचीदा तरकीब सोच लेने के काबिल है? तुम उससे मिले हो? नहीं। फिर तुम्हें क्या पता कि वो काबिल है या नहीं? शायद वो काबिल हो। मैं कल पहला सबसे मैं कल सबसे पहला यही काम करूंगा कि हर हाल में उससे मिलने की कोशिश करूंगा। अच्छा करोगे। रमाकांत, तुम दिनकर को विशालगढ़ भेज सकते हो? किस लिए? काशीनाथ आहूजा के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है, भेज देते हैं। दिनकर, तुमने वहां काशीनाथ की बीवी और उसके उन नजदीकी रिश्तेदारों से मिलना है जो उसके दाह संस्कार में शामिल हुए थे, और यह मालूम करने की कोशिश करनी है कि क्या वह हो सकता है कि
2 साल पहले उन्होंने जिस आदमी का दाह संस्कार किया हो वो काशीनाथ आहूजा ना हो? दिनकर ने सहमति में सिर हिलाया। और भी उसके बारे में जो कुछ मालूम कर सको तुमने मालूम करना है। बेहतर। और काशीनाथ आहूजा की एक तस्वीर तो हर हाल में हासिल करनी है। ठीक है, थैंक यू। फिर सुनील रमाकांत की ओर घूमा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूं। कल का ब्लास्ट उन लोगों की भी दिलचस्पी का कारण बनने वाला है जो ब्लास्ट नहीं पढ़ते या अखबार नहीं पढ़ते। सुनील लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से निकल गया। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह सुनील चटर्जी एंड मुखर्जी नामक वकीलों की फर्म का ऑफिस खुलने से भी पहले वहां मौजूद था। ठीक 10 बजे फर्म के सीनियर पार्टनर चटर्जी वहां पहुंचे। सुनील ने उनका अभिवादन किया। वे उसे अपने साथ अपने प्राइवेट ऑफिस में ले आए। मैंने कल शाम कई बार तुम्हें टेलीफोन करवाया था, चटर्जी बोले। तुम ना अपने ऑफिस में थे और ना अपने घर पर। कहाँ थे तुम? नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूम रहा था सर। आई सी। प्रशांत होलकर के केस के बारे में क्या फैसला किया है आपने साहब? तुम बताओ, क्या करें? चटर्जी तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोले। ले लें ये केस? इस बारे में तो आप ही बेहतर जानते हैं। फिलहाल केस लेने का फैसला मैंने कर लिया है। प्रशांत होलकर ने जो कहानी मुझे सुनाई है वो बड़ी अजीब, बड़ी अनोखी जरूर है, लेकिन कम से कम वो मुझे झूठ बोलता नहीं लगा था। आप प्रशांत से मिल चुके हैं? हाँ, कल रात मैं सेंट्रल जेल में उससे मिला था। ओह, सुनील निराश स्वर में बोला। क्यों? चटर्जी तनिक हैरानी से बोले। क्या हुआ? मैं इस उम्मीद में इतनी सुबह सवेरे आपके पास हाजिर हुआ हूं कि शायद आप प्रशांत से मिलने जाने वाले हों और शायद आप मुझे भी साथ ले जाएं। तुम खुद उससे नहीं मिल सकते? कैसे मिल सकता हूं? तुम प्रेस रिपोर्टर हो, इस नाते तुम उससे मिल सकते हो। मिल सकता हूं, लेकिन पुलिस और अपने अन्य हम पेशा लोगों की मौजूदगी में। आई सी। चटर्जी कुछ क्षण सोचते रहे और फिर बोले। तुम्हारी उससे एक बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात का इंतजाम तो मैं करवा सकता हूं। कैसे? सुनील आशापूर्ण स्वर में बोला। मुझे कुछ कागजात पर अपने क्लाइंट के साइन चाहिए। मैं जेल के अधिकारियों को बताकर आया था कि आज सुबह मेरा कोई मातहत वो कागजात लेकर वहां पहुंचेगा। उन्होंने वादा किया था कि साइन करने के लिए वे प्रशांत को बुलवा देंगे। वो कागजात लेकर तुम चले जाओ। इस तरह प्रशांत से तुम्हारा साक्षात्कार तो शर्तिया हो जाएगा, लेकिन वार्तालाप हो पाएगा या नहीं यह तुम जानो, यह जेल के अधिकारी जाने। इतना भी बहुत है साहब, मैं आगे कोई तिकड़म भिड़ा लूंगा। ठीक है। चटर्जी ने मेज पर पड़े एक टेलीफोन का रिसीवर उठाया और उस पर लगे बजर का बटन दबाया और माउथपीस में बोले। वो प्रशांत होलकर के केस के कागजात तैयार हो गए? गुड, लेकर आओ। उन्होंने रिसीवर रख दिया। 1 मिनट बाद वो युवती एक फोल्डर के साथ भीतर दाखिल हुई। उसने फोल्डर चटर्जी के सामने रख दिया और उनके अगले आदेश के इंतजार में ठिठक कर खड़ी हो गई। चटर्जी ने उसे वहां से चले जाने का संकेत किया और फिर फोल्डर में से कुछ टाइप किए हुए कागजात निकाले। उन्होंने सुनील को दिखाया कि कहां कहां पर उन पर प्रशांत होलकर के साइन होने थे और फिर कागजात फोल्डर समेत उसे सौंप दिए। सुनील उनका धन्यवाद करके वहां से विदा हो गया। एक टैक्सी पर सवार होकर वो सेंट्रल जेल पहुंचा। वहां उसने बैरिस्टर चटर्जी के प्रतिनिधि के रूप में अपना परिचय दिया तो उसे वार्डन के ऑफिस में पहुंचा दिया गया। वार्डन की कुर्सी पर बैठे आदमी को देखकर वो सक पकाया। उसका नाम निहाल सिंह था और सुनील उसे अच्छी तरह जानता पहचानता था। तुम? वो बोला। प्रत्यक्षतः उसने भी सुनील को पहचान लिया था। हाँ। सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम अभी तक कुर्सी नशीन हो? तुम तो रिटायर होने वाले थे।
तुम बैरिस्टर चटर्जी के आदमी हो? निहाल सिंह अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरता हुआ बोला। हाँ। झूठ। मैं क्या तुम्हें भूल गया हूं? तुम तो प्रेस रिपोर्टर हो। पहले था, अब नहीं हूं। अखबार की मेरी नौकरी छूट चुकी है। अब मैं चटर्जी साहब का मुलाजिम हूं। बकवास। मैं सच कह रहा हूं। मैं ब्लास्ट में फोन करके मालूम करता हूं। लेकिन मेरे बाप चटर्जी साहब के अपने मुवक्किल के दस्तखतों के लिए भेजे गए कागजात मेरे पास हैं। होंगे। वो टेलीफोन अपनी ओर घसीटता हुआ बोला। मैं उनको भी फोन करता हूं। जरूर करो, लेकिन उससे पहले कम से कम एक बात तो बता दो। क्या? मीना मर्डर केस के दौरान वीरेंद्र कपूर से रिश्वत के तौर पर हासिल हुए 50,000 रुपए खर्च कर चुके हो, या वो रकम अभी संभाल कर रखी हुई है? निहाल सिंह ने धीरे से टेलीफोन पर से अपना हाथ खींच लिया। तुम्हारी खैर नहीं। वो दांत भींच कर फुफकारा। तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ रहे हो। मैं कहाँ उलझ रहा हूं माई बाप। सुनील सकपका कर बोला। मैंने तो महज एक सवाल पूछा है तुमसे। तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो। निहाल सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा। तुम्हारे लिए यह भी तो गड़बड़ की बात हो गई कि वीरेंद्र कपूर को फांसी नहीं लगी। उसके बरी हो जाने की तुम्हें रत्ती भर भी उम्मीद होती तो तुम शर्तिया रिश्वत खान ना खाते। फिर कौन कह सकता था कि तुमने रिश्वत खाई थी? अब तो खुद वीरेंद्र कपूर ही ऐसा कह सकता है। वो मेरे एहसानों से दबा हुआ है। मेरी खातिर तो वो जरूर ही ऐसा कह देगा। आखिर मैंने उसे फांसी पर लटकने से बचाया था। बको मत। अच्छा, मैं बक रहा था। सॉरी। मैं तो समझा था कि मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो वरना पछताओगे। ज्यादा क्या, मैं तो थोड़ा होशियार बनने की भी कोशिश नहीं करता। अब वो बताओ कि मेरे लिए हुक्म क्या है? कैसा हुक्म? सुनील ने अपने साथ रखे फोल्डर की ओर संकेत किया और तरन्नुम में बोला। सावरिया मैं खड़ी हूं कि चली जाऊं रे। निहाल सिंह का लाल चेहरा और लाल हो उठा। फिर बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप पर जब्त किया और मेज पर रखी घंटी बजाई। एक हवलदार भीतर दाखिल हुआ। साहब को मुलाकाती कक्ष में ले जाओ, निहाल सिंह ने आदेश दिया। इन्हें प्रशांत होलकर से कुछ कागजात पर साइन कराने हैं। साइन होते ही इन्हें फौरन वहां से रुखसत कर देना। फौरन कैसे बंदा नवाज? सुनील याचनापूर्ण स्वर में बोला। हमारे मुवक्किल को ये कागजात पढ़ने भी होंगे। पढ़े बिना वो कैसे साइन कर देगा? कागजात पढ़ने में क्या वो महीना लगाएगा? हरगिज नहीं। केवल 10 मिनट। ठीक है। फिर वो हवलदार से संबोधित हुआ। ये साहब 10 से 11वां मिनट वहां रुकने ना पाए। जी हजूर, हवलदार बोला। शुक्रिया माई बाप। सुनील उठता हुआ मीठे स्वर में बोला। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। फूटो। सुनील हवलदार के साथ वार्डन के कमरे से बाहर निकल गया। हवलदार उसे एक अन्य कमरे में बिठाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो प्रशांत होलकर को वहां छोड़ गया। प्रशांत होलकर बहुत नौजवान, बहुत खूबसूरत, बहुत कुलीन लड़का था। उस वक्त उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। उसने असमंजसपूर्ण भाव से सुनील की तरफ देखा। मेरा नाम सुनील है। सुनील जल्दी जल्दी दबे स्वर में बोला। मैं प्रेस रिपोर्टर हूं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे वकील चटर्जी साहब के प्रतिनिधि के रूप में यहां आया हूं। ये कागजात पकड़ लो। इन्हें पढ़कर तुमने इन पर हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने में वक्त जाया करने की जगह तुमने मेरे चंद सवालों का जवाब देना है। मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला है। 10वें मिनट पर चटर्जी साहब पर भरोसा करके तुम बिना पढ़े इन कागजात पर साइन कर देना। तुम सुनील चक्रवर्ती हो? उसने पूछा। हाँ। वही रिपोर्टर जिसकी बाईलाइन के अंतर्गत ब्लास्ट में दर्शनलाल की झूठी गवाही के बारे में छपा था। बिल्कुल वही, लेकिन तुम मुझसे सवाल पूछने में वक्त जाया मत करो। तुम मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों? वजह बताने में मुझे वक्त लगेगा। फिलहाल इतना जान लो कि तुम्हारे बड़े अंकल मारुतिराव होलकर साहब
ये चाहते हैं कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो। बोलो, क्या कहते हो? ठीक है, गुड। अब बताओ, 19 की रात को क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम, यही तो रोना है। प्रशांत, ये सवाल तुमसे पुलिस नहीं पूछ रही, मैं पूछ रहा हूं, और मैं तुम्हारा हित चिंतक हूं। लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं कि उस रात क्या हुआ था। सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन कुछ तो जरूर याद होगा। जो याद है वही बताओ। वो मैं पुलिस को बता चुका हूं, अपने वकील श्रीवास्तव को बता चुका हूं, और चटर्जी साहब को भी बता चुका हूं। कोई बात नहीं, फिर बता दो, और जो कहना है जल्दी जल्दी कहो। मैं कहां से शुरू करूं? कहीं से भी शुरू करो, हो सके तो शुरू से शुरू करो। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। देखो, 19 की रात को तुम्हारे अंकल बलवंत राय होलकर के दोस्त मोतीलाल अग्रवाल के यहाँ उनकी फेयरवेल पार्टी थी। वहीं से तुम लोग अपने अंकल को गाड़ी पर चढ़ाने गए थे। उनकी बीवी शशिकला भी साथ थी। वो तुम्हारे अंकल के साथ गाड़ी में सवार हुई थी, इस गरज से कि वो अगले स्टेशन पर उतरकर वहां से घर चली जाएगी। लेकिन एकाएक तुम्हारे अंकल का इरादा बदल गया, और उस जिद करके उन्हें अपने साथ ही ले गए। करेक्ट? हाँ। शशिकला को तुम्हारे अंकल से शादी किए हुए कितना अरसा हो गया है? 2 साल। तुम्हारी उससे आम मुलाकात होती होगी? वो तो जाहिर है, आखिर हम लोग एक ही घर में रहते हैं। उसके तुम्हारे साथ संबंध कैसे हैं? ठीक है। ठीक हैं या बहुत ठीक हैं? क्या मतलब? वो तनिक कठोर स्वर में बोला। मतलब तुम खूब समझ रहे हो दोस्त, इतने नादान बनकर मत दिखाओ। मेरे ऐसे किसी सवाल पर भड़क कर दिखाओगे तो तुम्हारे जवाब दिए बिना भी मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम्हारे उससे कैसे संबंध है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। अब साफ साफ बताओ, क्या शशिकला ने तुमसे कभी जरूरत से ज्यादा घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की थी? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता है तो और किसे पता है? देखो, बात टालने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसा मैं तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। तुम मेरे से छुपाव वाली बातें करोगे तो फांसी पर चढ़ जाओगे। फांसी? हाँ, फांसी। जिन पर खून का इल्जाम होता है, फांसी ही उनकी सजा होती है। उन्हें यह कहकर डांट कर नहीं भगा दिया जाता कि जाओ बेटा, दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम पर काशीनाथ आहूजा के खून का इल्जाम है। लेकिन मैं तो इस नाम के किसी आदमी को जानता तक नहीं। छोड़ो, मैं तुमसे तुम्हारे और शशिकला के संबंधों के बारे में पूछ रहा था। तुम साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? क्या कभी शशिकला ने तुम पर डोरे डालने की कोशिश की थी? मुझे नहीं पता कि डोरे कैसे डाले जाते हैं, वो संकोचपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन कभी कभी मुझे उसकी कोई कोई हरकत खटकती जरूर थी। मिसाल के तौर पर? कोई बात, कोई एक बात बताओ। मिसाल के तौर पर, एक बार अंकल घर पर नहीं थे। आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खटका। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो मैंने अपने सामने बहुत घबराई हुई शशिकला को खड़ा पाया। पूछने पर वो बोली कि उसने एक बड़ा भयानक सपना देखा था, और उसे बहुत डर लग रहा था। मिस्टर सुनील, उस वक्त वो एक इंतहाई झीनी नाइटी पहने हुए थी, और उसके पीछे गलियारे में रोशनी थी, और उस वजह से मुझे नाइटी के नीचे से उसका 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 नंगा जिस्म लगभग साफ दिखाई दे रहा था। वो वाकई बहुत डरी हुई थी, और शायद इसलिए वही नाइटी पर गाउन ओढ़ने की सुध किए बिना वहां आ गई थी। या शायद वो जानबूझकर अपने नौजवान जिस्म की यूं नुमाइश करने करके तुम्हें रिझाने आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे समझा बुझाकर वापस उसके कमरे में भेज दिया। उसने तुम्हें ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो डरी हुई थी, इसलिए तुम उसे अपने कमरे में ही सुला लो? मुझे नहीं पता। तुम्हारे अंकल को शशिकला का तुमसे ज्यादा हिलना मिलना और ज्यादा फराख दिली से बोलना नापसंद नहीं था? कमाल है, क्यों होता भला? अपनी बीवी पर किसी तरह का शक था उन्हें?
मुझे नहीं मालूम। कभी उन्होंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था कि तुम शशिकला को चेक करो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरे इतने बड़े अंकल हैं, अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें वो मुझसे क्यों करते? शायद की हो। नहीं की। तुम्हारी कोठी में तुम्हारे बेडरूम की वार्डरोब में एक टेप रिकॉर्डर मौजूद था, जिसके साथ एक स्पेशल माइक्रोफोन लगा हुआ था, जिसे कि दीवार से चिपका कर दीवार से पार की बातें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। ऐसे टेप रिकॉर्डर का तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मेरी वार्डरोब में ऐसा कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद उसे वहां देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज मैंने वहां रखी ही नहीं वो तुमने वहां देखी कैसे? प्यारे लाल, वो टेप रिकॉर्डर तो वहां था। वो मेरा नहीं हो सकता। ऐसे किसी टेप रिकॉर्डर से मेरा क्या मतलब? जरूर किसी और ने टेप रिकॉर्डर वहां रखा होगा। तुम्हारी जानकारी के बिना? हाँ। क्यों? मुझे क्या पता क्यों। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। जैसे टेप रिकॉर्डर का मैंने जिक्र किया है उसके बारे में तुम्हें कतई कुछ नहीं मालूम? नहीं। वैसा टेप रिकॉर्डर कभी किसी के पास देखा हो तुमने? मैंने नहीं देखा। शशिकला के पास एक टेप रिकॉर्डर है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा तुम बता रहे हो। तुम अपनी आंटी को नाम लेकर बुलाते हो? हाँ। पहले मैं उसे आंटी ही कहा करता था, लेकिन उसने मुझे आंटी कहकर पुकारने से मना कर दिया था। क्यों? कहती थी उससे उसे ऐसा लगता है जैसे वो कोई बूढ़ी औरत हो। आई सी। तुम्हारे अंकल आखिरी सेकंड पर से तुम्हारे अंकल आखिरी सेकंड पर उसे अपने साथ ले गए थे। कहीं ऐसा उन्होंने इसलिए तो नहीं किया था क्योंकि वे अपनी नौजवान बीवी को अपने नौजवान भतीजे के साथ पीछे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे? ऐसा नहीं था। प्रशांत तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। मेरे अंकल को मुझ पर विश्वास है, लेकिन शायद अपनी बीवी पर नहीं है। फिर भी वो बात नहीं हो सकती जो तुम कह रहे हो। अंकल पहले भी बहुत बार शशिकला को अकेली पीछे छोड़कर जा चुके हैं, और फिर दुनिया का कोई भी आदमी 24 घंटे अपनी बीवी पर नजर नहीं रख सकता। ट्रेन पर अपने अंकल को सी ऑफ करने तुम भी गए थे? हाँ। और कौन कौन गया था? उनके 3-4 नजदीकी दोस्त गए थे। पार्टी के मेजबान अग्रवाल साहब गए थे। होलकर इंडस्ट्रीज का एक अधिकारी दान सिंह गया था। तुम चेतना भार्गव को जानते हो? हाँ। वो मेरे बड़े अंकल की सेक्रेटरी है। उस रात पार्टी में वो भी थी? पहले नहीं थी। क्या मतलब? वो ट्रेन छूटने से सिर्फ 5 मिनट पहले बड़े अंकल का छोटे अंकल के लिए कोई संदेश लेकर स्टेशन पर पहुंची थी। बाद में जब ट्रेन रवाना हो गई थी और हम लोग अग्रवाल साहब की कोठी पर वापस लौटे थे, तो अग्रवाल साहब के कहने पर वो भी हम लोगों के साथ कोठी पर आ गई थी। पीछे पार्टी उस वक्त भी चल रही थी? पीछे पार्टी में तो 25-30 लोग आमंत्रित थे, जबकि स्टेशन पर अंकल को सी ऑफ करने तो हम 6-7 जने ही गए थे। तुम चेतना भार्गव से अच्छी तरह से वाकिफ हो? हाँ। उस रात तुम्हारी उससे कोई बातचीत हुई थी? स्टेशन पर तो नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी में वापस लौटकर आने पर कुछ हल्की फुल्की औपचारिक सी बातें हुई थी। तुम्हारे अंकल की ट्रेन कितने बजे रवाना हुई थी? 8:15 बजे। और अग्रवाल साहब की कोठी पर वापस कितने बजे लौटे थे तुम लोग? 8:30 और 9 के बीच किसी वक्त। फिर फिर तुमने क्या किया? वापस आकर मैंने 2-3 ड्रिंक्स लिए, थोड़ा डांस किया, और फिर 10 बजे के करीब वहां से रवाना होने के लिए पहले जब मैंने उस रात का आखिरी ड्रिंक लिया तो एकाएक ही मेरा उल्टान हो गया। फौरन मुझे लगा कि उस ड्रिंक में कोई गड़बड़ थी। क्या महसूस किया था तुमने? मेरी तबीयत मितलाने लगी थी और मुझे एक के दो दो दिखाई देने लगे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद खुली हवा लगने से मेरी तबीयत कुछ सुधरे। ये सोचकर मैं बाहर कंपाउंड में आ गया, लेकिन मेरी तबीयत में सुधार न हुआ। फिर मेरा सिर चक्कर खाने लगा तो मैं कंपाउंड में खड़ी अपनी कार में आ बैठा।
उसके बाद मैं एकदम ही आउट हो गया। थोड़ी देर में एक बार मुझे हल्का सा होश आया तो मैंने अपने आप को चलती कार में पाया। कार कौन चला रहा था? प्रशांत एक क्षण हिचकिचाया, फिर दबे स्वर में बोला, मिस्टर सुनील, मैंने सबको यही कहा है कि कार कोई लड़की चला रही थी जिसे मैं जानता नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि अपनी उस बुरी हालत में भी मैंने उस लड़की को साफ पहचाना था। कौन थी वो लड़की? वो लड़की चेतना भार्गव थी। कार में तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी? मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी कि मुझे क्या हुआ था और कार वो क्यों चला रही थी, लेकिन उसने मुझे चुप करा दिया था। फिर फिर उसके बाद मैं होश खो बैठा था। उसके बाद सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को कमरे में अपने पलंग पर लेटे पाया था। उस वक्त तुम क्या पहने हुए थे? पजामा सूट। तुम्हें याद नहीं कि कब तुमने अपनी पार्टी वाले कपड़े उतारकर वो पजामा सूट पहना? नहीं, मुझे तो अपना घर पहुंच मुझे तो अपना घर पहुंचना तक याद नहीं है। जाहिर है कि चेतना ने तुम्हें घर पहुंचाया था, लेकिन उसने मेरे कपड़े भी उतारे हों, ये बात कुछ जचती नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना भार्गव के तुम्हें घर छोड़कर चले जाने के बाद तुम दोबारा घर से निकले हो? नहीं, शायद ऐसा हुआ हो लेकिन तुम्हें याद ना हो। लेकिन जो शख्स घर पहुंचने के काबिल नहीं था, वो घर से दोबारा निकलने के काबिल कैसे हो सकता है? शायद बाद में तुम्हारी तबीयत कुछ सुधर गई हो। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो मुझे याद नहीं। लेकिन लेकिन क्या? मिस्टर सुनील, ये भी एक बात है जो मैंने पहले किसी किसी को नहीं बताई। कौन सी बात? और जरा जल्दी जल्दी बोलो, वक्त कम है। ये मुमकिन तो नहीं लगता कि मैं दोबारा घर से निकला हूं, लेकिन अब कह भी चुको। लेकिन मैं निकला जरूर होऊंगा। ऐसा सोचने की वजह? कार की चाबियां मेरी पतलून की जेब में थी। इसका क्या मतलब हुआ? चेतना ने कार की चाबियां भला मेरी पतलून की जेब में क्यों डाली होंगी? वो तो उन्हें कार में ही छोड़कर जा सकती थी, या बड़ी हद वो उन्हें मेरे कमरे में मेज पर या कहीं और रखकर जा सकती थी। यही एक वजह है जिसके आधार पर तुम सोचते हो कि तुम दोबारा भी बाहर निकले थे? एक वजह और भी है। वो भी बोलो। अगले दिन मैंने कार के स्पीडोमीटर पर निगाह डाली तो मैंने पाया था कि वो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा माइलेज दिखा रहा था। मतलब, क्या पिछली रात की रीडिंग तुम्हें याद थी? हाँ, वो नई फिएट थी जो 1,000 किलोमीटर के बाद सर्विस के लिए भेजी जाने वाली थी। स्टेशन के रास्ते में अंकल ने ही मेरा ध्यान स्पीडोमीटर की तरफ आकर्षित करके कहा था कि कार 1,000 के मार्क पर पहुंच गई थी, इसलिए कल मैं उसे सर्विस के लिए भिजवा दूं। उसके बाद स्टेशन से अग्रवाल साहब के यहाँ आने में और वहां से वापस हमारी कोठी पर आने में 20-25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो सकती थी। लेकिन सुबह मैंने देखा कि कार इतना ही फासला फालतू चली हुई थी। ये बात तुमने किसी को नहीं बताई? नहीं। चटर्जी साहब को भी नहीं? नहीं। लेकिन क्योंकि कार की चाबियां तुम्हारी पतलून की जेब से निकली थी और कार ज्यादा चली हुई लग रही थी, इसलिए तुमने सोच लिया था कि कार दोबारा वापस निकाली गई थी। हाँ, कार की चाबियां पतलून की जेब में रखने की मेरी आदत है, जिसकी खबर चेतना को नहीं हो सकती थी। फिर भी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो सकता है कि उसने कार की चाबियां तुम्हारी पतलून की जेब में डाली हो, और यह भी हो सकता है कि कार उसी ने ज्यादा चलाई हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि अग्रवाल साहब के यहाँ से वो सीधा तुम्हें कोठी तक पहुंचा गई थी? शायद वो तुम्हें इस उम्मीद में कहीं और ले गई हो कि तुम्हारी तबीयत सुधर जाती और वो तब तुम्हें घर ले जाती। लेकिन जब उसने महसूस किया कि ऐसी कोशिश बेकार थी, तो वो तुम्हें घर ले आई हो। शायद। प्रशांत संदिग्ध भाव से बोला। अपनी दोबारा गिरफ्तारी के बाद से तुम्हें यह तो मालूम हो ही गया होगा कि पुलिस ने तुम्हारे बेडरूम में मौजूद तुम्हारी रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर ली है, और वे लोग ये भी साबित कर चुके हैं कि उसी रिवॉल्वर से गोली चली जो काशीनाथ आहूजा की खोपड़ी में पाई गई थी। हाँ, वो रिवॉल्वर तुम्हारी मेज के दराज में थी और दराज का ताला बंद था।
अगर ये मान लिया जाए कि तुम ही दोबारा कार लेकर कहीं गए थे जिसकी कि तुम्हें याद नहीं है, तो भी ये कैसे हो सकता है कि अपनी उस खस्ता हाल में तुम्हें दराज का ताला खोलकर उसमें से रिवॉल्वर निकालकर अपने साथ ले जाना भी याद रहा हो? प्रशांत ने बेचैनी से पहलू बदला। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर अपने होंठ भींच लिए। क्या बात है? सुनील उसे घूरते हुए तीखे स्वर में बोला। तुम कुछ कहने जा रहे थे मिस्टर सुनील? वो कठिन स्वर में बोला। हाँ हाँ, उस रात वो रिवॉल्वर मेरी कार के डैशबोर्ड में बने खाने में मौजूद थी। क्या? सुनील चौंक कर बोला। जी हाँ। तुमने रिवॉल्वर वहां क्यों रखी थी? क्योंकि मैं भयभीत था। किस बात से? बात यह है कि हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं, जरा जल्दी जल्दी जुबान चलाओ। पिछले कुछ अरसे से मैं जुए में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। मैं एक नाइट क्लब में जुआ खेलने जाया करता था। वहां लोग मुझे जानते थे, इसलिए वो लोग मुझे उधार भी दे देते थे। उनसे थोड़ा थोड़ा उधार लेते लेते मुझ पर इतना मोटा कर्जा चढ़ गया था कि वे लोग उतावले हो उठे थे और मुझसे फौरन अदायगी की मांग करने लगे थे। वे लोग मुझे होलकर एम्पायर का वारिस समझते थे, इसलिए उनकी निगाह में जुए का वो कर्ज उतार देना मेरे लिए मामूली बात थी। लेकिन ये तो मैं जानता था ना कि बात मामूली नहीं थी। उनके बहुत बार कहने के बावजूद जब मैं उनकी रकम उन्हें न लौटा सका, तो वे लोग मुझे धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने फौरन उनकी रकम वापस न की, तो वे लोग जबरन उसकी वसूली की कोशिश करेंगे। कैसे? वे बोले कि वे अपना कोई दादा मेरे पीछे लगा देंगे। पहली बार तो वो मेरी मरम्मत करके ही मुझे छोड़ देगा, लेकिन फिर भी अगर मैंने उनकी रकम वापस न की, तो वे मुझे जान से मार डालने से भी नहीं हिचकेंगे। मिस्टर सुनील, मैं उस धमकी से मैं डर गया था और इसलिए अपनी हिफाजत के लिए मैंने अपने पास रिवॉल्वर रखनी आरंभ कर दी थी। उस रोज वो रिवॉल्वर मैंने कार में इसलिए रखी थी क्योंकि जेब में रखता तो मेरे अंकल को या शशिकला को या किसी और को उसकी खबर लग सकती थी। ऐसा हो जाता तो वो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते जिनके जवाब दे पाना मेरे लिए संभव न होता। ये बात अभी तक तुमने किसी को बताई नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी जुए की आदत का प्रचार हो जाना मेरे लिए शर्म की बात होती। अपने बड़े अंकल से तो मैं खास तौर से शर्मिंदा होता, जो मैंने सुना है कहते हैं कि अगर मेरा नाम किसी स्कैंडल से जुड़ा तो वे मुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे। हम्म। अगर तुमने रिवॉल्वर कार में रखी थी तो वो वापस तुम्हारी मेज के दराज में कैसे पहुंच गई? क्या तुमने उसे वापस वहां रखा था? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे सिवाय और कौन ये काम करता? और किसे मालूम था कि रिवॉल्वर कहाँ थी और उसे कहाँ रखा जाना था? चेतना ने हो सकता था कि इत्तेफाक से कार में रिवॉल्वर देख ली होती, लेकिन उसे यह तो मालूम नहीं हो सकता था कि रिवॉल्वर अपने कमरे में मैं कहाँ रखता था, जबकि वो मुझे वहीं मिली थी जो कि उसकी स्थापित जगह थी। ये बात भी मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद मैंने कार दोबारा बाहर निकाली थी और शायद सब किया धरा मेरा ही है। यानी कि शायद तुम्ही ने उस आदमी का कत्ल किया हो। मानने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अब मैं क्या कहूं। चेतना के संदर्भ में एक बात और बताओ। पूछो। तुम्हारी उससे इतनी ही वाकफियत है कि तुम जानते हो कि वो तुम्हारे बड़े अंकल की सेक्रेटरी है? हाँ। कभी उससे तन्हाई में मिलने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें वो पसंद है? ये क्या सवाल हुआ? वही जो तुमने सुना। कैसी लगती है वो तुम्हें? अच्छी लड़की है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, नौजवान है, समझदार है, तभी तो मेरे अंकल की सेक्रेटरी है। मेरे साथ हमेशा बड़े अदब से पेश आती है और मुस्कुराकर बात करती है। मिस्टर सुनील, सच पूछो तो 19 तारीख से पहले मैंने उसकी तरफ कभी खास ध्यान नहीं दिया था। उस पार्टी में जब मैं उससे मिला था तो मैंने महसूस किया था कि वो तो बहुत शानदार लड़की थी, और बाद में उसने जो कुछ मेरे लिए किया, उसके लिए तो मैं उसका दिल से एहसानमंद हूँ। उसने जो कुछ किया था तुम पर एहसान चढ़ाने की नीयत से नहीं किया था।
तो मेरे ख्याल से वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। ओह नो। ओ यस। मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि एक मामूली सी लड़की की मोहब्बत कबूल करना होलकर एम्पायर के वारिस की शान के खिलाफ है। ये बात नहीं है। तभी एकाएक दरवाजे पर खड़ा हवलदार बोल पड़ा, 10 मिनट हो गए, मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, अब चलो। सुनील ने जल्दी से पेन खोलकर उसके हाथ में दिया और बोला, साइन करो। सुनील ने जहां जहां उसे बताया उसने साइन करा दिए। फिर सुनील ने साइन किए हुए कागजात फोल्डर में रखे और उठ खड़ा हुआ। प्रशांत भी उठा। सुनील ने सांत्वनापूर्ण ढंग से उसका कंधा थपथपाया और बोला, हिम्मत न हारना दोस्त। तुम्हारे बुजुर्गों को होलकरों के खून पर बड़ा नाज है। उनकी निगाह में ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है और उनकी उम्मीदों पर तुमने खरा उतर कर दिखाना है। मैं मरने से नहीं डरता, वो बड़ी दिलेरी से बोला। मरने की बात मत करो। अगर तुम बेगुनाह हो तो मरे तुम्हारे दुश्मन। वो खामोश रहा। सुनील वहां से विदा हो गया। वो वापस चैटर्जी के दफ्तर में पहुंचा। चैटर्जी दफ्तर में नहीं थे। उसने वो फोल्डर उनकी सेक्रेटरी को सौंप दिया और फिर वहीं से रमाकांत का यूथ क्लब का डायरेक्ट नंबर डायल किया। जवाब में उसे बिजी टोन मिली। प्रत्यक्षतः रमाकांत ने इसलिए रिसीवर ऑफ किया होगा ताकि उसकी नींद में खलल ना पड़े। वैसे 12 बजने वाले थे, लेकिन रमाकांत आमतौर पर 1:30-2 बजे सोकर उठने का आदी था। उसने यूथ क्लब के स्विच बोर्ड का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से उत्तर मिला तो उसने जौहरी से या दिनकर से या मोहन से या रमाकांत से किसी विश्व रमाकांत के किसी और विश्वासी व्यक्ति से बात करने की इच्छा व्यक्त की। थोड़ी देर बाद मोहन लाइन पर आया। सुनील बोल रहा हूं। फरमाइए साहब। रमाकांत के ऑफिस में वो टेप रिकॉर्डर अभी भी पड़ा होगा जिस पर कल शाम तुमने वो खाली टेप सुना था। तुमने देखा ही होगा कि वो 4 ट्रैक वाला बड़ा कीमती टेप रिकॉर्डर है। उसके साथ का माइक्रोफोन भी बड़ा असाधारण है, जिसे मुझे पूरा विश्वास है कोई ऐरा गैरा नहीं खरीदता होगा। मोहन, तुमने ये मालूम करना है कि वो टेप रिकॉर्डर किसकी मिल्कियत है। ये कैसे मालूम होगा? मैंने उस पर उसके मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा देखा था। तुम भी देख लेना। मैन्युफैक्चरर राजनगर का ही है। उससे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि नगर में उसका वो इतना महंगा टेप रिकॉर्डर कहाँ कहाँ उपलब्ध है। फिर उस बारे में एक एक दुकानदार से तुम्हें पूछताछ करनी होगी। मेरे ख्याल से इतनी महंगी आइटम रखने वाले दुकानदार कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन टेप रिकॉर्डर अगर राजनगर से बाहर कहीं से खरीदा गया हुआ तो पूछताछ बेकार होगी। फिर समझना मैंने तुम्हारा खामखा वक्त बर्बाद किया। ठीक है, मैं अभी मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूँ। टेप रिकॉर्डर साथ ले जाना, इससे पूछताछ में सहूलियत होगी। ठीक है। रमाकांत सोया पड़ा मालूम होता है। इतनी मामूली बात के लिए उसे जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा था। आपने मुझे जो कह दिया, एक ही बात है। थैंक यू। सुनील ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। शाम को सुनील जब यूथ क्लब पहुंचा तो रमाकांत से उसे मोहन के अभियान की सफलता का समाचार सुनने को मिला। ये टेप रिकॉर्डर और ये स्पेशल माइक्रोफोन। रमाकांत अपने अपने सामने रखी दोनों चीजों की ओर संकेत करता हुआ बोला। मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित रिदम हाउस नामक दुकान से बिका था। रिकॉर्डर उस दुकान वाले ने फौरन पहचान लिया था और खरीदार क्योंकि उनका जाना पहचाना ग्राहक था, इसलिए उन्हें उसकी फौरन याद आ गई। कौन था ग्राहक? सुनील ने उत्सुक भाव से पूछा। मोतीलाल अग्रवाल। वो बलवंतराव होलकर का फेयरवेल पार्टी वाला यार? वही, जिसकी शंकर रोड पर कोठी है। बिल्कुल वही। और जिसका दफ्तर उसी इमारत में है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर रिदम हाउस नाम की ये दुकान है। इसी वजह से रिदम हाउस वाले मोतीलाल अग्रवाल को जानते हैं। हम्म। उन फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ जो तुमने इस टेप रिकॉर्डर और बलवंतराव के शेव के सामान से उठाए थे? उनकी स्टडी से इतना तो साबित हो चुका है कि बलवंतराव के हाथ उस टेप रिकॉर्डर को लगे थे।
यानी कि बलवंतराव के सेफ्टी रेजर और ब्रश पर पाए गए उंगलियों के निशान टेप रिकॉर्डर और माइक्रोफोन पर भी मिले हैं। हाँ, लेकिन टेप रिकॉर्डर और माइक्रोफोन पर मुझे मिलाकर और भी कई लोगों की उंगलियों के निशान हैं। उन पर रिसर्च अभी जारी है। रमाकांत, सुनील कुछ सोचता हुआ बोला, इस संदर्भ में एक काम और करो। क्या? किसी तरह से काशीनाथ आहूजा की उंगलियों के निशान हासिल करो। पुलिस ने उसकी उंगलियों के निशान अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए उठाए होंगे। तो मैं तुम्हें उन्हीं की प्रतिलिपि हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो मिली तो उन निशानों को उपलब्ध निशानों से मिलाकर देखो। इससे क्या फायदा होगा? शायद कोई फायदा हो। जब इस एक लाइन पर काम हो ही रहा है तो उसे थोड़ा और आगे बढ़ा लेने में क्या हर्ज है? अच्छी बात है। दिनकर की कोई खोज खबर नहीं मिली? अभी नहीं मिली। जब मिलेगी तो तुम तक पहुंच जाएगी। ठीक है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में कोई जोरदार बात निकले तो मुझे कहीं से भी तलाश करके फौरन खबर करना। अच्छा, अपनी तो बहुत कह ली। अब जरा मेरी भी सुनो। सुनाओ। नगदऊ की बाबत मारुतिराव होलकर से कब मिलोगे? जल्दी, बहुत जल्दी। सुनील टेप रिकॉर्डर और माइक्रोफोन उठाकर समीप खड़े एयरबैग में रखता हुआ बोला, देख लो प्यारे, बहुत खर्चा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, सब भरपाई हो जाएगी। सुनील एयरबैग उठाकर वहां से बाहर निकल गया। वो शंकर रोड पहुंचा। मोतीलाल अग्रवाल अपनी कोठी पर मौजूद था, लेकिन सुनील ने जब तक मारुति राव होलकर का हवाला न दिया वो उससे मिलने को तैयार न हुआ। वो एक लगभग 50 साल का धीर गंभीर व्यक्ति था। सूरत से ही मिलनसार लगता था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो सुनील से मिलकर खुश नहीं था। सुनील ने उसे अपने आगमन का मंतव्य बताया। इस बारे में मुझसे कुछ पूछने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला, वो गंभीर स्वर में बोला। मैं यहां अपने भले के लिए नहीं आया, सुनील बोला। तो? मैं यहां प्रशांत होलकर के भले के लिए आया हूं। आप होलकर परिवार के मित्र हैं, इसलिए इससे प्रशांत का भी कोई भला नहीं होने वाला। जो कुछ मैं जानता हूं वो प्रशांत का भी कोई भला करने की जगह उसका नुकसान कर सकता है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं। ये किसी प्रेस रिपोर्टर के सुनने वाली बात नहीं है। आप फिलहाल भूल जाइए कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूं। ठीक है, तो सुनो। प्रशांत होलकर ने ही पहले उस आदमी का कत्ल किया है और फिर उस कत्ल को छुपाने के लिए उसे मोटर एक्सीडेंट की सूरत देने की कोशिश की है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि मुझे प्रशांत की उस मुसीबत के बारे में मालूम है जिसमें वो फंसा हुआ था। उसके जुए के शौक ने उसे उस मुसीबत में फंसाया था। उस पर जुए का 1.5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया था, और जिन लोगों का वो कर्जाई था वो अपना पैसा हासिल करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। उन्हें यह तो नहीं मालूम था कि इतने रईस घर का लड़का होते हुए भी वो अपने सरपरस्तों से ये कहकर 1.5 लाख रुपए की मांग नहीं कर सकता था कि वो रकम उसने जुए में हारी थी। मारुति राव की ये धमकी पहले ही तलवार की तरह उसके सिर पर लटक रही थी कि अगर उसका नाम किसी स्कैंडल से जुड़ा तो वो उसे जायदाद से बेदखल कर देगा। वैसे मुझे मालूम है कि ये कोरी धमकी ही है। मारुति राव ऐसा कर नहीं सकता। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि अपनी इस मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए प्रशांत आपके पास आया था? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं मैं। उसने मुझसे सारी बात बताई और कहा कि अगर उसे फौरन 1.5 लाख रुपए न मिला तो उसकी जान पर बनाएगी। उसने मुझे जुआ घर वालों की एक चिट्ठी दिखाई थी जिसमें उसे अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर उन्हें फौरन उनकी रकम न लौटाई गई तो वे अपनी रकम उससे जबरन वसूलने के लिए अपना कोई दादा उसकी मिजाज पुरसी करने के लिए उसके पास भेजने को मजबूर हो जाएंगे। आपने उसे 1.5 लाख रुपया दिया? नहीं दिया। उसके अंकलों के डर से नहीं दिया। लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि रुपया मुझे दे देना चाहिए था। तब मुझे यह भी लग रहा था कि प्रशांत को अपनी उच्च श्रृंखलता का सबक मिलना चाहिए था। एक बार सहूलियत से बला बला टल जाने पर वो दोबारा पहले से ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता था। मैं उसे रुपया दे देता तो वो इस उम्मीद में फिर जुआ खेलता
कि इस बार वो जीत जाएगा और फिर मुमकिन था कि वो पहले से कहीं ज्यादा कर्जाई हो जाता। बहरहाल आपने उसे रुपया नहीं दिया। हाँ, लेकिन उसे एक राय दी कि सारी बात अपने दोनों अंकलों में से किसी एक को बता दे। लेकिन जाहिर है कि उसने मेरी राय नहीं मानी। मैंने उससे पूछा था कि अगर रुपए की खातिर किसी ने आकर उसे मारा पीटा तो वो क्या करेगा। जवाब में उसने मुझे बताया था कि उसके पास एक 32 कैलिबर की रिवॉल्वर थी जो वो हर वक्त अपने साथ रखने लगा था, और कहता था कि अगर किसी दादा ने उस पर हावी होने की कोशिश की तो वो उसकी सारी दादागिरी निकाल देगा। इसी बिना पर आप कहते हैं कि उस आदमी का खून प्रशांत ने किया था? और नहीं तो क्या, वो आदमी जरूर उन लोगों का भेजा हुआ दादा था जिनका कि प्रशांत करजाई था। आत्मरक्षा की खातिर प्रशांत ने उसे गोली मार दी और फिर कत्ल को एक्सीडेंट की सूरत देने की कोशिश की। आई सी। और कोई बात जो आप बताना चाहते हो? अग्रवाल ने इंकार में सिर हिलाया। बेशक वो प्रशांत के हित में ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। या शायद बलवंतराव होलकर या उसकी नौजवान बीवी से ताल्लुक रखती कोई बात हो जिसे आप जिक्र करने के काबिल समझते हो? ना। सुनील ने अपने साथ लाए एयरबैग में से टेप रिकॉर्डर और माइक्रोफोन निकालकर अग्रवाल के सामने रख दिया और बड़े ही नाटकीय स्वर में बोला, यह टेप रिकॉर्डर आपका है? टेप रिकॉर्डर पर निगाह पड़ते ही वो हड़बड़ाया। और झूठ मत बोलिएगा, इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि यह टेप रिकॉर्डर और इसके साथ जुड़ा ये स्पेशल माइक्रोफोन, दोनों चीजें आपकी ही हैं। मेरी हैं तो फिर क्या हुआ? अग्रवाल झुंझुला कर बोला। ये टेप रिकॉर्डर आपने किसको दिया था? किसी को भी दिया हो, तुम्हें क्या? यह प्रशांत के बेडरूम की वार्डरोब में से बरामद हुआ है। वो चौंका। आपका चौंकना जाहिर कर रहा है कि कम से कम प्रशांत को आपने ये टेप रिकॉर्डर नहीं दिया था। ये वहां कैसे पहुंच गया? अग्रवाल के मुंह से निकला। ये तो आप बताएंगे। लेकिन मैंने तो हाँ हाँ कहिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अग्रवाल साहब, इस टेप रिकॉर्डर के स्पूल खाली नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। सुनील उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, टेप पर जो कुछ रिकॉर्डेड है वो मैं सुन चुका हूं। क्या सुन चुके हो तुम? आपको मालूम है कि मैं क्या सुन चुका हूं? वो सुनील से निगाह चराने लगा। अग्रवाल साहब, मैं उस परिवार का हित चिंतक हूं जिसके आप भी मित्र हैं, और मैं आपसे फिर वादा करता हूं कि आपसे हासिल जानकारी का मैं कोई बेजा इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसलिए बराए मेहरबानी जो कहना है साफ साफ कहिए, और फौरन कहिए। आपका इस नाजुक घड़ी में खामोश रहना किसी बेगुनाह का पुलंदा बांध सकता है। वो खामोश रहा। कहें तो मैं टेप रिकॉर्डर चालू करूं? सुनील मन ही मन अपने ब्लफ की कामयाबी की दुआ मांगता हुआ बोला, ताकि जो कुछ मैंने सुना है वो आप भी सुन सकें। जरूरत नहीं है, एकाएक अग्रवाल निर्णायक स्वर में बोला। मैंने ये टेप रिकॉर्डर बलवंत राय को दिया था। क्यों? इसी सवाल का तो मुझे डर था। क्यों? शशिकला की वजह से? हाँ, बरखुरदार, शशिकला नशे की तरह बलवंत राव पर छाई हुई है। लेकिन वो औरत ठीक नहीं। वो एक हल्की, मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता उसके बारे में, लेकिन उस औरत का और बलवंत राव का कोई मेल नहीं। बलवंत राव खानदानी आदमी है और वो औरत। अग्रवाल ने बुरा सा मुंह बनाया। जाहिर था कि उसकी शराफत शशिकला के बारे में कोई सख्त बात कहने से उसे रोक रही थी। वो एक क्षण खामोश रहा और फिर निर्णायक स्वर में बोला, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। ये और भी अच्छा है। शशिकला एक बड़ी ओछी, हरजाई और दौलत की दीवानी औरत है जो जोंक की तरह बलवंत राव से चिपकी हुई है, लेकिन जिसे बलवंत राव के रुतबे और ऊंचे खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। बलवंत राव के सामने तो वो बड़ी मीठी और ईमानदार बनकर दिखाती है, लेकिन उसकी पीठ फेरने की देर होती है कि वो अपनी औकात पर उतर आती है। बलवंत राव इन बातों से बेखबर है? पहले तो था, लेकिन ऐसी बातों से कोई हमेशा बेखबर नहीं रह सकता।
देर सवेर तो उसने चेतना ही था। वो चेता चेता तो अपनी हरजाई बीवी से पीछा छुड़ाने की सोचने लगा। पीछा छुड़ाने का जो सीधा और सहूलियत का तरीका है वो है तलाक। लेकिन अगर वो खुद शशिकला को तलाक देता है तो उसे शशिकला को लाखों करोड़ों का हर्जाना देना पड़ जाता। शशिकला उसकी विधिवत ब्याही हुई बीवी है, इसलिए होलकर एम्पायर की करोड़ों की संपत्ति में से वो भी कानूनी हकदार है। बलवंत राव का सीधे सीधे उसको तलाक देना तो उसके लिए बहुत बड़े इनाम का दर्जा रखता, जो कि वह नहीं चाहता था कि शशिकला को मिलता। बिना हर्जा खर्चा दिए उससे पीछा छुड़ाने का तो एक ही तरीका था कि वो अपनी बीवी को बेवफा और चरित्रहीन साबित कर सकता। उस सूरत में वो बिना हर्जाने के शशिकला को तलाक दे सकता था। फिर फिर बलवंत राव ने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने की एक स्कीम बनाई। अच्छा, सुनील बोला। उसे दिखाई दे रहा था कि कहानी बड़ा दिलचस्प मोड़ लेने जा रही थी। हाँ, अग्रवाल आगे बढ़ा। 19 की रात को राजनगर रेलवे स्टेशन पर बलवंत राव की गाड़ी पर 19 की रात को राजनगर सेंट्रल स्टेशन से बलवंत राव बंबई की गाड़ी पर सवार हुआ। शशिकला भी इस नियत से उस गाड़ी पर सवार हुई कि वो अगले स्टेशन पर, जो कि उनकी कोठी के पास ही था, उतर जाएगी। हम लोगों ने उन दोनों को अलविदा कहा। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी अगले स्टेशन पर जाकर रुकी तो शशिकला ने भी अपने पति को अलविदा कहा और वहां से उतर गई। लेकिन लेकिन वो तो, सुनते रहो, बीच में मत रोको। बेहतर। गाड़ी ज्यों ही राजनगर कैंट से स्टेशन गाड़ी ज्यों ही राजनगर कैंट स्टेशन से आगे सरकी, बलवंत राव गाड़ी की दूसरी साइड पर पहुंचा और उधर का दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी में से उतर गया। क्या? सुनील बुरी तरह से चौंका। अपनी स्कीम के मुताबिक बलवंत राव ने पहले ही ये सोचा हुआ था कि वो ऐसा करेगा। वो तो उस दिन दोपहर को अपनी एक कार भी उस स्टेशन के बाहर खड़ी कर गया था, ताकि अपनी बेवफा बीवी का पीछा करने में उसे कोई दिक्कत ना हो। आप ये कहना चाहते हैं कि जब गाड़ी राजनगर कैंट के स्टेशन से अपने बंबई के सफर पर आगे बढ़ी तो गाड़ी में ना बलवंत राव था और ना शशिकला? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं, कह रहा हूं। लेकिन खैर, आप आगे बढ़िए। शशिकला स्टेशन से बाहर निकलकर एक टैक्सी पर सवार हुई। बलवंत राव ने अपनी कार में उसका पीछा किया। उस वक्त उसकी कार में ये टेप रिकॉर्डर भी मौजूद था, जो उसने अपनी बीवी को चेक करने के लिए खास तौर से मुझसे मांगा था। शशिकला स्टेशन से सीधे होटल मरीना पहुंची। बलवंत राव भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। शशिकला होटल के 115 नंबर कमरे में गई, जहां की उसका यार पहले से मौजूद था। इत्तेफाक से उस कमरे के बगल की कमर का इत्तेफाक से उस कमरे की बगल का कमरा खाली था, जो बलवंत राव लेने में कामयाब हो गया। उसने दोनों कमरों के बीच की दीवार पर यह स्पेशल माइक्रोफोन लगाया, टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया और अपनी तरफ से अपनी बीवी की बेवफाई का सबूत जुटाने के लिए तैयार हो गया। आपको ये सब कैसे मालूम है? बलवंत राव ने खुद बताया था। और कैसे मालूम होता? कब बताया? तुम सुनते रहो, अभी सब कुछ जान जाओगे। अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद शशिकला अपने बॉयफ्रेंड को यह कहकर वहां से रवाना हो गई कि वो घर का एक चक्कर लगाए, ताकि अगर प्रशांत वापस लौट आया हो तो उसे दिखाई दे जाए कि वो अपने पति को सी ऑफ करके वापस लौट आई है। साथ ही वो घर से अपने कुछ कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन भी लेकर आना चाहती थी। फिर बीवी की बेवफाई की वजह से क्रोध से आग बबूला हुए बलवंत राव ने यही एक भारी गलती कर दी, एक भारी नादानी कर दी। रिसेप्शन से वो ये तो पहले ही मालूम कर चुका था कि बगल के कमरे में काशीनाथ आहूजा ठहरा हुआ था। बीवी के वहां से जाते ही वो अपनी बीवी के यार की सूरत देखने के लिए तड़पने लगा। उसका ख्याल था कि उसकी सूरत देखते ही भय से काशीनाथ की घिघी बन जाएगी और वो बलवंत राव से रहम की भीख मांगने लगेगा। बलवंत राव काशीनाथ के कमरे में गया। हाँ, ये मूर्खता की उसने। कमरे में नीम अंधेरा था, लेकिन काशीनाथ क्योंकि उस नीम अंधेरे में पहले से मौजूद था, इसलिए उसकी आंखें उसकी आदी हो चुकी थी। बलवंत राव बाहर की जगमग में से आया था, इसलिए उसे तो फौरन भीतर कुछ दिखाई न दिया, लेकिन काशीनाथ ने उसे कमरे में कदम रखते ही फौरन पहचान लिया।
मेज पर एक टेबल लैंप पड़ा था जिसका रुख उसने बलवंत राव की तरफ करके उसका स्विच ऑन कर दिया। टेबल लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो बलवंत राव की आंखें और भी चौंधिया गई। उस माहौल का फायदा उठाकर काशीनाथ ने वहां से भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। बलवंत राव के पास प्रशांत की रिवॉल्वर थी जो उसने स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही प्रशांत की जानकारी के बिना उसकी कार से निकाल ली थी। अपने सामने मौजूद आदमी की सूरत तो आंखें चौंधियाई होने की वजह से उसे नहीं दिखाई दी, लेकिन वो इतना समझ गया था कि वो वहां से भागने की फिराक में था। उसने रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तान दी और आंखें मिचमिचाकर उन्हें कमरे के नीम अंधेरे का आदी बनने की कोशिश करने लगा। उसने रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तान दी और आंखें मिचमिचाकर उन्हें कमरे के नीम अंधेरे का आदी बनाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी आतंक में बलवंत राव पर झपटा और उसके साथ गुत्थम गुत्था हो गया। उसे छीना झपटी के आलम में गोली चल गई और काशीनाथ फर्श पर ढेर हो गया। तब बलवंत राव के छक्के छूट गए। गोली की आवाज सुनकर कोई भी किसी भी क्षण वहां पहुंच सकता था और वो कत्ल के इल्जाम में रंगे हाथों गिरफ्तार हो सकता था। ऐसी नौबत आने से पहले ही वो वहां से फौरन भाग खड़ा हुआ। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो उसे सूझा कि मेरे सिवाय किसी को मालूम नहीं था कि उसने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने की कोई स्कीम बनाई थी, जिसकी वजह से वो ट्रेन में नहीं था। हर किसी की निगाह में वो बंबई को जाती ट्रेन में सवार था। उसने मुझे फोन करके बताया कि क्या हो गया था और कहा कि वो होलकर इंडस्ट्रीज का प्राइवेट प्लेन लेकर बड़ौदा जा रहा था, जहां से कि वो फिर गाड़ी में सवार हो सकता था। उसने कहा कि बड़ौदा से ही वो शशिकला को टेलीग्राम देकर उसे बंबई पहुंचने के लिए कहेगा ताकि वो उसकी गवाह बन सके कि वो हर क्षण ट्रेन में ही था। उसने मुझे कहा कि मैं इंडियन एयरलाइंस की तुरंत उपलब्ध किसी भी फ्लाइट से बड़ौदा पहुंचूं और वहां होलकर इंडस्ट्रीज के प्राइवेट लैंडिंग फील्ड में खड़े उनके प्राइवेट प्लेन को वापस यहां ले आऊं। आपको प्लेन उड़ाना आता है? हाँ, तभी तो उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। और आपने ऐसा किया? हाँ। अगली सुबह 6 बजे की फ्लाइट से मैं बड़ौदा चला गया और वहां से होलकर इंडस्ट्रीज के प्लेन को वापस ले आया। प्लेन मैंने हैंगर में बंद कर दिया और वहीं खड़ी बलवंत राव की कार को मैंने चुपचाप उसकी एक मिल में ले जाकर वहां की पार्किंग में खड़ा कर दिया। शशिकला अपने पति के टेलीग्राम के जवाब में अपने पति के पास पहुंची। पहुंची तो होगी, आखिर बलवंत राव ने उसे उससे इस बात की तस्दीक करानी थी कि वो राजनगर से ट्रेन के रवाना होने के बाद से हर क्षण ट्रेन में था। उसने शशिकला को बताया होगा कि वास्तव में क्या हुआ। वो तो शशिकला को वैसे ही मालूम हो गया होगा। वो जब होटल में वापस लौटी होगी तो उसने वहां अपने बॉयफ्रेंड काशीनाथ आहूजा की लाश तो पड़ी पाई होगी। लेकिन लाश की वो हालत किसने की जिसमें कि वो बाद में सड़क पर पाई गई? ये काम जरूर दान सिंह ने किया होगा। वो होलकर इंडस्ट्रीज का ट्रबल शूटर था। हर बखेड़े वाले काम को कैसे भी निपटाना उसका काम है, उसकी नौकरी का हिस्सा है। शशिकला ने जरूर मदद के लिए उसे बुलाया होगा। तब दान सिंह ने यह फैसला किया होगा कि बलवंत राव पर कत्ल का इल्जाम लगने से अच्छा है कि प्रशांत पर नशे में कार चलाते हुए एक्सीडेंट करने का इल्जाम आए। प्रशांत पर क्यों? यह हरकत तो वो किसी गैर के साथ भी कर सकता था। शायद उसने ऐसा इसलिए जरूरी समझा था कि जो गोली काशीनाथ को लगी थी वो प्रशांत की रिवॉल्वर से निकली थी। ये तो कोई बात ना हुई। गोली का पता लग जाने के बाद हिट एंड रन का केस तो वैसे भी पुलंदा बच जाता। अग्रवाल के चेहरे पर उलझन के भाव आए। और फिर दान सिंह अगर इतना ही उस्ताद है तो उसने लाश गायब कर देने का सहूलियत का तरीका क्यों नहीं अख्तियार किया? उसने काशीनाथ को हिट एंड रन का शिकार साबित करने के लंबे बखेड़े में पड़ना जरूरी क्यों समझा? ये सब मुझे नहीं मालूम, और ये भी मेरा अंदाजा है कि काशीनाथ की लाश का तिया पांचा दान सिंह ने किया होगा। असल में कोई और बात भी हो सकती है। इस दान सिंह से तो जरूर मिलना होगा। जरूर मिलो। बहरहाल आज की तारीख में बलवंत राव की स्थिति यह है
कि अपने हर क्षण गाड़ी में मौजूद होने के बारे में अपनी बीवी से झूठ बुलवाकर वो अब पूरी तरह उसके शिकंजे में कस गया है और जिंदगी भर के लिए उसके अंगूठे के नीचे आ गया है। चला था वो बीवी को बिना किसी हर्जाने के बेइज्जत करके अपनी जिंदगी से निकालने, और हालात ने बना दिया उसे बीवी का परमानेंट गुलाम। बाद में फिर आपका बलवंत राव के साथ कोई संपर्क नहीं बना? उसकी बंबई से एक टेलीग्राम आई थी, उसमें लिखा था, ठहरो मैं दिखाता हूं तुम्हें। वो उठकर बगल के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक टेलीग्राम फॉर्म के साथ वापस लौटा। उसने फॉर्म सुनील को थमा दिया। सुनील ने देखा, उस पर लिखा था, शशिकला मेरे पास पहुंच गई है और मेरा उसके साथ बड़ा संतोषजनक समझौता हो गया है। भविष्य में मुझे विश्वास है कि वो कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। जो हुआ उसके बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना। बलवंत राव। सुनील ने टेलीग्राम को एक बार फिर पढ़ा और बोला, इसे मैं अपने पास रख लूं? अग्रवाल हिचकिचाया। मैं इसे बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा और इसका कोई बेजा इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, अग्रवाल बोला, और ये टेप रिकॉर्डर भी फिलहाल मैं अपने पास रख रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक आध बात पूछने की इजाजत दीजिए। पूछो। आपकी कहानी के मुताबिक प्रशांत तो बेगुनाह है। इस बात को बलवंत राव से बेहतर कोई नहीं जानता कि प्रशांत ने उस आदमी का कत्ल नहीं किया, लेकिन प्रशांत के लेकिन प्रशांत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। आपके ख्याल से क्या बलवंत राव अपनी जान बचाने के लिए अपने भतीजे को फांसी पर चढ़ जाने देगा? इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है। इसका जवाब तो बलवंत राव ही तुम्हें दे सकता है। आप भी दे सकते हैं, क्योंकि आप हकीकत जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रशांत बेगुनाह है। क्या आप अपनी जबान बंद रखकर एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़ जाने देंगे? अग्रवाल ने उत्तर नहीं दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। शायद आप ऐसा ही करेंगे, सुनील तनिक आहत भाव से बोला। जाहिर है कि आपको अपना दोस्त प्यारा है, दोस्त का भतीजा नहीं। इसलिए आपने पहले मुझे यह पुड़िया देने की कोशिश की थी कि प्रशांत ही हत्यारा था और मरने वाला उन लोगों का भेजा कोई दादा था जिनका प्रशांत करजाई था। यह टेप रिकॉर्डर मैं आपके सामने हाजिर ना करता और इस पर कोई वार्तालाप रिकॉर्डिंग होने का ब्लफ ना मारता, तो असल बात आप शायद कभी भी अपनी जुबान पर ना लाते। इस टेप पर कुछ नहीं है? कतई कुछ नहीं है। टेप एकदम खाली है। तुमने जबरदस्ती मुझसे सब कुछ बुलवाया? अग्रवाल कठिन स्वर में बोला। मैं तो इस बारे में कतई खामोश रहना चाहता था। आपकी खामोशी तो जनाब और भी खतरनाक साबित होती। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं पुलिस के पास जाकर अपना बयान दूं और बलवंत राव को पकड़वा दूं? क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रशांत के खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं है। वो बरी हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो तो अग्रवाल ने फिर बेचैनी से पहलू बदला। मुझे कुछ नहीं पता। इस बारे में जो कुछ सोचना है बलवंत राव सोचे। अपने भतीजे का बुरा भला सोचना उसका फर्ज बनता है, मेरा नहीं। प्रशांत के मामले में शायद किसी का भी कोई फर्ज नहीं बनता। सुनील उठता हुआ सुनील उठता हुआ बोला, लेकिन एक इंसाफ पसंद शख्स होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है। क्या? यही कि मैं इस केस के बखिए उधेड़ कर रख दूं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। फिर वो अपने पीछे बेहद चिंतित मोतीलाल अग्रवाल को छोड़ वहां से विदा हो गया।